नमस्ते। कभी सोचा है कि वो कौन से अधिकार हैं जो हमें खुलकर बोलने, कहीं भी आने जाने और अपने सपनों को पूरा करने की आजादी देते हैं? आज हम भारतीय संविधान के उन्हीं मौलिक अधिकारों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे जो हर नागरिक के जीवन को एक आकार देते हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। आखिर वो कौन सी स्वतंत्रताएं हैं जो एक नागरिक के जीवन के बिल्कुल केंद्र में हैं? सबसे पहले बात करते हैं हमारी स्वतंत्रता के पहले स्तंभ की, यानी कि अनुच्छेद 19। देखिए, ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये उन आज़ादियों की बुनियाद है जो हमें एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का हिस्सा बनाती हैं। तो ये है वो 6 अधिकार जो हर नागरिक को मिले हैं। यही तय करते हैं कि हम क्या बोल सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं और क्या काम कर सकते हैं। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ये अधिकार हमें सिर्फ राज्य यानी सरकार के खिलाफ मिलते हैं, किसी प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ नहीं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे हम आगे समझेंगे। अब देखिए, एक दिलचस्प बात यह है कि ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। राज्य इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन कोई नफरत फैलाने वाला भाषण नहीं दे सकता, क्योंकि उससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सकता है। तो नागरिक के अधिकार और राज्य की जिम्मेदारियों के बीच का यही जो बैलेंस है ना, वही हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। और इस बात को हमारी न्यायपालिका ने भी हमेशा बहुत गंभीरता से लिया है। देखिए, 1950 के रोमेश थापर केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि बोलने और प्रेस की आज़ादी सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव होती है। और अगर आज के दौर की बात करें तो श्रेया सिंघल केस सीधा सीधा हमारी ऑनलाइन आज़ादी से जुड़ा है। इस एक फैसले ने पक्का कर दिया कि सोशल मीडिया पर लोग अपने विचार बिना किसी मनमाने डर के रख सकें। और आईटी एक्ट की धारा 66A जैसे कड़े कानूनों को इसी वजह से रद्द कर दिया गया। अच्छा, आज़ादी का अधिकार सिर्फ बोलने और घूमने तक ही नहीं है, ये तब और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब किसी का सामना कानून से होता है। तो हमारा अगला सेक्शन इसी सुरक्षा कवच के बारे में है, अनुच्छेद 20 और 22। तो अनुच्छेद 20 किसी भी अभियुक्त को 3 बहुत बड़ी सुरक्षाएं देता है। पहली है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से सुरक्षा। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी को ऐसे काम के लिए सजा नहीं मिल सकती जो करते वक्त अपराध था ही नहीं। दूसरी ढाल है डबल जेपडी के खिलाफ, मतलब किसी भी इंसान पर एक ही जुर्म के लिए 2 बार केस नहीं चलाया जा सकता और न ही 2 बार सजा दी जा सकती है। एक बार फैसला आ गया तो बात खत्म। और तीसरी सुरक्षा है खुद के खिलाफ गवाही देने से। किसी को भी खुद को फंसाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह हमारी पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की नींव का पत्थर है। अब अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से जुड़े सेफ्टी मेजर्स देता है और 2 तरह की हिरासत में फर्क बताता है। आसान भाषा में समझे तो दंडात्मक निरोध यानी प्यूनिटिव डिटेंशन, ये जुर्म करने के बाद सजा के तौर पर होता है। वहीं निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये किसी को जुर्म करने से रोकने के लिए सिर्फ शक के आधार पर हिरासत में लेना है। जाहिर है, ये एक बहुत ही सेंसिटिव पावर है। तो अगर किसी को सामान्य कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो अनुच्छेद 22 उसे 3 मौलिक अधिकार देता है। पहला, गिरफ्तारी की वजह जानने का अधिकार। दूसरा, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार। और तीसरा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। चलिए, अब हम उस अनुच्छेद पर आते हैं जिसे कई लोग संविधान का दिल मानते हैं, जीवन का अधिकार। और यह अधिकार वक्त के साथ इतने कमाल के तरीकों से विकसित हुआ है कि आप हैरान रह जाएंगे। अनुच्छेद 21 की कहानी असल में हमारे सुप्रीम कोर्ट के विकास की कहानी है। शुरू में A.K. गोपालन केस में इसका दायरा बहुत छोटा था। फिर आया मेनका गांधी केस, जिसने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि कानून सिर्फ बना देना काफी नहीं है, वो निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत भी होना चाहिए। और फिर हाल ही में पुट्टास्वामी केस में निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी को इसका एक अभिन्न अंग माना गया। और हाँ, मेनका गांधी केस ने ही गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट दिया। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 14 यानी समानता, 19 यानी स्वतंत्रता और 21 यानी जीवन, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। किसी भी कानून को इन तीनों की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा। ये राज्य की ताकत पर एक बहुत बड़ा चेक है। जरा सोचिए, जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीना है। और इसी वजह से आज साफ हवा में सांस लेने का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार, अच्छी सेहत का अधिकार और यहाँ तक कि सोने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना जाता है। ये एक अनुच्छेद कई जरूरी मानवाधिकारों का सोर्स बन गया है। इसी मजबूत नींव पर साल 2002 में 86वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इसने 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। और आखिर में आइए उन अधिकारों पर नजर डालते हैं जो समाज के सबसे कमजोर लोगों की रक्षा करते हैं, सिर्फ राज्य से ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों के शोषण से भी। अनुच्छेद 23 सीधे सीधे उन प्रथाओं पर रोक लगाता है जो इंसानी गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं। ये मानव तस्करी और बेगार जैसी प्रथाओं को गैर कानूनी बनाता है। बेगार वो पुरानी प्रथा थी जिसमें लोगों से बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम कराया जाता था। ये अनुच्छेद ऐसी सभी अमानवीय प्रथाओं को खत्म करता है। और अनुच्छेद 24
खास तौर पर बच्चों के लिए है। ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री, खदान या किसी भी दूसरी खतरनाक जगह पर काम करने से रोकता है और उनके सुरक्षित बचपन के अधिकार को मजबूत करता है। तो असल बात यह है कि अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताओं से लेकर अनुच्छेद 21 के इतने बड़े दायरे तक का ये सफर हमें दिखाता है कि ये अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे कुछ शब्द नहीं हैं, ये जिंदा सिद्धांत हैं जो वक्त के साथ लगातार विकसित हो रहे हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या ये अधिकार स्थिर हैं या ये समाज की बदलती जरूरतों के साथ हमेशा विकसित होते रहते हैं?